हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स। और ये आपकी फर्स्ट बुक का जो आपका चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप पूरी जो आपकी एक टॉपिक है पार्टनरशिप, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में। एक बहुत बड़ा पार्ट है पार्टनरशिप का आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप ज़्यादा है हमारे इंडिया में, पार्टनरशिप फर्म्स जिनसे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। तो आज मैं उसके फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है उसका बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपको बताऊंगा क्या होता है पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, कौन कौन इसमें होते हैं, क्या क्या काम होता है, क्या प्रोसीजर होता है इसमें अकाउंटिंग का, तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। क्या है, इस पर ध्यान अगर हम दें इसमें, तो कुछ मैं पर्टिकुलर वर्ड्स पिक करूंगा और उनसे मैं डेफिनेशन एक फ्रेम करूंगा। क्या है पार्टनरशिप? एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिल करके कुछ काम करने का या कुछ एक्ट करने का वो निर्णय लेते हैं, वो डिसीज़न लेते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं ये दोनों सहमत हैं, ये दोनों साझेदार हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वो बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं। पर्सन्स हु एग्री टू डू बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं। बिजनेस करेंगे तो मेन चीज़ है कि उनको लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, उनको लीगली सारे काम करने पड़ेंगे। बिजनेस करेंगे तो उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा एक मतलब ये निकल कर के आ गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हम कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे, तो वो हमारी पार्टनरशिप कहलाएगी। सिंपल सी बात है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि अब वो बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो आपस में बांट लेंगे, तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान ये देना है आप लोगों को कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के एजेंट भी होते हैं और फर्म के प्रिंसिपल भी होते हैं। क्या मतलब है इसका? वो एक तरह से फर्म के नौकर भी होते हैं, फर्म के लिए काम करते हैं, और वो फर्म के मालिक भी होते हैं। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, हमारे पास पार्टनरशिप को करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपके पास एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या कहता है? उसका अगर सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका सेक्शन 4 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन मिलती है एज़ पर द लॉ। एज़ पर द लॉ डेफिनेशन क्या कहती है? Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। कह रहा है पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में जो ये एग्री करते हैं, सहमति करते हैं क्या? कि वो बिज़नेस करेंगे और जो बिज़नेस से प्रॉफिट होगा उसको वो आपस में बांट लेंगे। अब ये बिज़नेस किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है और सब के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एक के द्वारा किया जाता है तो ये बाकी के जो पार्टनर्स होंगे वो सब ये मिलकर के निर्णय लेंगे, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उनके बीच में कि हम इसको अथॉरिटी देते हैं, ये पर्टिकुलर बंदा हमारे बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर उस व्यक्ति ने, जिसको उन्होंने अथॉरिटी दी है, वो कोई भी एक्शन करता है और उससे कोई भी काम वो कराते हैं, तो वो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि ये इसने करा है, नहीं, क्योंकि उन्होंने ही ये सहमति दी थी कि ये हमारे बिहाफ पे काम करेगा। समझ रहे हैं? तो अब हम डेफिनेशन की बात करें तो वो हम समझ गए हैं क्या होती है पार्टनरशिप फर्म।
अब इसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। याद रखना, कभी भी एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट के लिए बेसिक सी चीज़ यही है, एसेंशियल एलिमेंट यही है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पार्टनर। और जो उनका ग्रुप होगा, इंडिविजुअली तो वो पार्टनर कहलाएंगे, लेकिन जो उनका ग्रुप होगा वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। पार्टनर हम इंडिविजुअल बात करेंगे, जैसे एक फर्म है उसमें पार्टनर है ABC, तो यहाँ पर A पार्टनर है, B पार्टनर है, C पार्टनर है। लेकिन अगर ABC अगर तीनों को मैं ग्रुप की बात करूँ तो एक पार्टनरशिप फर्म है उनकी। कोई भी एग्जांपल, अगर ABC पार्टनर है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड उनकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, ऐसे करके अगर हम समझे तो। अब पार्टनरशिप के बारे में हम डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ ली। यहाँ पर कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या है वो पढ़ते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात, 2 और मोर पर्सन। पहली बात यही है कि पार्टनरशिप में फ़ायदा यही है कि कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। तो 2 व्यक्ति होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात, जो रिस्क होगा वो 2 में बटेगा, जो भी लॉस होगा वो 2 में बटेगा, जो बर्डन होगा काम का वो भी 2 में बटेगा। एक व्यक्ति डिसीजन लेने में देरी कर सकता है या फिर गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, उसे अपनी गलती नहीं पता लगती कई बार, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरे की दिखाई देती है। तो यहाँ पर जब 2 होंगे तो वो एक दूसरे की गलती को देख करके वो पहले ही आपस में बात कर लेंगे और बिजनेस में लॉस होने से वो बच सकते हैं। दूसरी चीज़, एग्रीमेंट। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी मैं और भी कुछ बातों पर आऊँगा, वो धीरे धीरे समझेंगे। अभी खाली हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहेंगे, पार्टनरशिप का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एग्रीमेंट, देखिए क्या होता है कि कोई भी बात है, एग्रीमेंट ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमारा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताता है। एग्रीमेंट क्या होता है, देखो एग्रीमेंट करने के लिए सबसे पहली बात 2 लोग होने चाहिए कम से कम। वो आपस में जो भी उनकी बातें होंगी वो एग्रीमेंट बन जाएगी। अब एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, मतलब वो लिख भी सकते हैं उन बातों को, उन शर्तों को, उन कंडीशंस को, उन एक्शंस को, और वो बोल करके भी आपस में कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, ठीक है, एग्री हो गया। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा और तू मुझे अपनी जो आपके पास फ़ोन है वो मुझे आप दे दीजिए। वाई ने ये एग्री कर लिया, वाई ने कहा ठीक है, कल मैं आपको अपना फ़ोन दे दूंगा और शाम को आप आकर के मुझे पेमेंट कर देना। दोनों के बीच में यहाँ पर एग्री हो गया। तो ये एक एग्रीमेंट है, ये कोई रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट है एक्स और वाई के बीच में कि अगर एक्स वहाँ जाएगा तो वाई अब ये नहीं कह सकता हमारी तो बात हुई ही नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको पता है ह्यूमन नेचर है कि कई बार फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि कहा है, इसका प्रूफ क्या कि ऐसा ही कहा था, बाद में जाकर के मुकर जाए, बाद में जाकर के वो डिनाई कर दे कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। तो यहाँ पर ज़्यादातर रिटर्न में ही होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होगा, रिटर्न में होगा, क्या क्या काम करा जाएगा, किस किस का कितना शेयर होगा, कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्या है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप आती ही कैसे, बनती ही कैसे है, एग्रीमेंट के थ्रू। अभी हमने पढ़ा ही था, ईदर रिटन और ऑरल, या तो वो रिटन में होगी या फिर ऑरल होगी। The agreement among the partners is the basis of their relationship, which may be for a particular venture, for a period or at a will. अब यहाँ पर कह रहा है कि जो एग्रीमेंट है या तो एक पर्टिकुलर काम के लिए होगा कि ये काम करेंगे तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। एक जॉइंट वेंचर एक चीज़ होती है, वो आप फर्दर बीकॉम में पढ़ेंगे, बीबीए में, सीएसी, एमए में पढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बिजनेस, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पार्टनरशिप बनाना। जैसे कि हमें एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए हम दोनों, मैं और आप, हम दोनों मिल करके
एग्रीमेंट करते हैं कि ये पुल को हम मिल करके बनाएंगे। तो जैसे ही पुल कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हुआ, हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा वहाँ पर एक जो उद्देश्य था, जो हमारा पर्पस था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसे जॉइंट वेंचर बोला जाता है। दूसरा आता है एक पीरियड के लिए। पार्टनरशिप हमने बनाई कि हम 20 साल तक काम करेंगे, तो जैसे ही 20 साल ख़त्म होंगे हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो 20 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप होगी एट विल, जब तक हम चाहें। आज हम पार्टनरशिप में आए, अगर हमारा मन करा 1 साल बाद कि अब हम पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज द नोन एज पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको अभी बताया ही था कि हम यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। अगली जो इसके एसेंशियल एलिमेंट है, फीचर्स है, वो है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या, सीधी सी बात है, बिजनेस वर्ड जब हम बात करते हैं बिजनेस, तो बिजनेस क्या होता है मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। बिजनेस क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर के बनता है, बिजी और प्लस नेस। बिजी और प्लस नेस, तो बिजनेस 2 वर्ड से मिलकर के बना है, बिजी प्लस नेस। लेकिन इसमें यहीं तक सीमित, इसकी लिमिटेशन नहीं है। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। जब तक किसी काम में, जब तक किसी बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो हम उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। एक और इसमें होता है कि ये लीगल होना चाहिए। आप इलीगल वर्क को बिजनेस नहीं कह सकते। मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे 2 व्यक्ति ए और बी हैं, उन्होंने आपस में मिलकर के रात को प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी, बात करी कि सुबह हम बैंक को लूटेंगे और बैंक को लूट करके जो पैसा हम वहाँ से निकाल करके लाएंगे, लूट करके लाएंगे, उसको हम आपस में बांट लेंगे। तो क्या, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो वो प्रॉफिट भी बांट रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपस में उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, कुछ एग्रीमेंट भी उन्होंने बनाया है, क्योंकि ऑरली भी तो एग्रीमेंट हो सकता है। तो क्या अब आप इसको बिजनेस कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस क्या है, इलीगल है। तो बिज़नेस का लीगल होना भी ज़रूरी है। और हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि लॉ है हर चीज़ के लिए, एक्ट है। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए सेपरेट एक्ट है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें लीगली होनी चाहिए, तो बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, मान लीजिए मैं और आप पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर दी। मैं क्या काम करता हूँ, प्रॉफिट हमने कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद में सारा प्रॉफिट मैंने अपने पास रख लिया। आपको मैंने 5,000 रुपये दिए सैलरी के तौर पर। किस तौर पर? सैलरी के। ध्यान से सुनना, मैंने पैसा कमाया, हम दोनों ने मिलकर के कमाया था, पार्टनरशिप थी हमारी, हम दोनों पार्टनर थे। लेकिन जो पैसा आया, जो अर्निंग्स हुई, उसमें मैंने क्या काम करा, मैंने सारा पैसा रख लिया, आपको सिर्फ 5,000 रुपये एज ए सैलरी दे दी। तो आप मुझे बताइए, क्या अब हमारे बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है? क्या आप पार्टनर हैं मेरे? आप कहेंगे पार्टनर कहाँ है सर, आपने तो मुझे 5,000 रुपये सैलरी दे दी एज एन एम्प्लॉय, आपने तो मुझे नौकर समझा, आपने मुझे एम्प्लॉय समझा, तभी तो मुझे आपने 5,000 रुपये सैलरी दी। अगर आप मुझे पार्टनर समझते तो आप मुझे शेयर देते प्रॉफिट में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है सैलरी आपको ज़्यादा मिल जाए और प्रॉफिट शेयरिंग जो आपका है वो कम आ जाए, इससे कोई इस पे फ़र्क नहीं आएगा कि यहाँ पर पार्टनरशिप बदल जाएगी कि अब उसको मैं प्रॉफिट देता हूँ तो 2,000 रुपये उसके प्रॉफिट आया है, उसका शेयर जो आया 2,000 आया, तो सैलरी 5,000 मिल रही थी, प्रॉफिट उसको 2,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको लॉस हो गया और वो पार्टनर नहीं है। नहीं, प्रॉफिट में हिस्सा चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, सैलरी नहीं, प्रॉफिट में हिस्सा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग होनी ज़रूरी है, तभी पार्टनरशिप बनेगी। बिजनेस सबके द्वारा भी किया जा सकता है और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन किसी एक के द्वारा करा जाएगा तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो उन सब के बिहाफ पे काम कर रहा है, बाकी पार्टनर्स के पे, और जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे पूरी तरह से। जो वो एक व्यक्ति काम करेगा, वो जो एक पार्टनर काम करेगा, उस काम के लिए वो सारे पार्टनर लायबल होंगे, क्योंकि उन सब ने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट करके उस पर्टिकुलर पार्टनर को उन्होंने अथॉरिटी दी है, राइट दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एसेंशियल फीचर्स हैं और आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर्स नहीं बन सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। वो कौन कौन है? वो एक्चुअली क्या है कि
वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर मतलब कौन व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो पार्टनर तो बनेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट ही तो है। और अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ही इज़ अनेबल टू एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। तो जब लॉ ने उसे बोल दिया कि आप सहमति नहीं दे सकते, तो वो पार्टनर बन ही नहीं सकता। तो कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर, सबसे पहली बात। कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर। माइनर के लिए हमारे यहाँ पर क्या है रूल? 18 साल से कम। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है तो हम उसे माइनर कंसीडर करते हैं और वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर आप माइनर के साथ में एग्रीमेंट करते हैं तो वो इलीगल होता है या वॉइड होता है। लेकिन कुछ केसेस में पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप पार्टनर बना सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। मैं आगे भी बताऊंगा कि माइनर कहाँ कहाँ पार्टनर हो सकता है। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो दिमागी तौर पर कमज़ोर है, जो जिसे हम पागल बोलते हैं, लूनेटिक बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो पार्टनर भी नहीं बन सकता। थर्ड है पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। किसी भी कानून के तहत किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, तो वहाँ पर भी ये पार्टनर नहीं बनेगा। अब कौन हो सकता है? जैसे इंसॉल्वेंट हो जाए कोई, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है। या किसी ने बहुत बड़ा स्कैम कर रखा है, जेल में है, ये कुछ चीज़ें हैं, तो कोर्ट लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो वो पार्टनर्स नहीं बन सकते। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं पार्टनर्स जो होते हैं उनको राइट्स क्या क्या है। पार्टनर्स को राइट्स क्या क्या है, मतलब उनके अधिकार क्या हैं। अगर वो पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं तो उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। पहली बात, जो पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट में, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। ए ने कहा सी को कि आप मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब आप बिजनेस नहीं देखेंगे, आप बिजनेस को चेक नहीं कर सकते, आप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो फिर वो पार्टनर ही नहीं है। सीधी बात, पार्टनरशिप है ही नहीं, उनके बीच में रिलेशन नहीं है। सबको हक है, सब पार्टनर्स को अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकते हैं, बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। दूसरा, हर एक पार्टनर को जो भी काम किया जा रहा है वो कंसल्ट उनसे किया जाए, मतलब उनको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हर एक पार्टनर को जो भी फर्म में काम किया जाएगा उस काम के बारे में उनको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये उसका राइट है। बिना पूछे बिना बताए कोई काम नहीं किया जाएगा किसी पार्टनर को। पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, अकाउंट्स जो उन्होंने मेंटेन करी है, रिकॉर्ड जो रखा है उसको वो चेक कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अभी करेंगे आगे बात, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या होता है ये। अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझिए, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म से उसको 6% पर एनम या फिर 6% पर एनम या फिर जो उन्होंने डिसाइड किया है वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलेगा 6% या फिर जो डिसाइड किया गया है वो परसेंटेज। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। आगे, पार्टनर अगर चाहे तो वो किसी दूसरे नए पार्टनर को आने से मना कर सकता है। अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है फर्म में तो वो एक पार्टनर मना कर सकता है। सब पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर अगर एग्री होंगे, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड अपॉन दैट देन न्यू पार्टनर मे कम, तो कोई नया पार्टनर तभी आएगा जब एक सारे के सारे पार्टनर मिल करके ये कहते हैं कि हाँ हम इसको अलाउ करते हैं, हम चाहते हैं कि ये एडमिट
हो जाए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। अगर फर्म के कुछ एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए थे, अगर फर्म के कुछ एक्सपेंसेस थे और पार्टनर ने वो पे कर दिए थे फर्म के बिहाफ पे, तो पार्टनर को ये अधिकार है, पार्टनर को ये राइट है कि वो उस खर्चे को, उस पेमेंट को वो वापस ले ले, फर्म से रिएम्बर्स करा ले। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बोला कि आप रास्ते से ना एक मार्कर और एक डस्टर लेकर के आना, तो आप ख़रीद करके ले आए, तो अब आपका ये राइट बनता है, आपका राइट है, क्योंकि आपने मेरे बिहाफ पे वो काम किया, मेरा खर्चा था, एक्चुअली वो खर्चा मेरा था, लेकिन वो खर्चा आपने पेमेंट करी, एक्चुअली यू हैव पेड दैट। तो आपको ये अधिकार है कि आपको वो रिएम्बर्स करा जाए, मैं आपको वो पैसे लौटाऊंगा। तो वैसे ही फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो यहाँ पर फर्म को ये फर्म की लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्टनर को वो पैसा वापस करें। आगे बात करते हैं हम कुछ और। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी होंगी वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, सीधी सी बात। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो वही तो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या क्या बातें आ सकती हैं पार्टनरशिप डीड में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसका पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बात लिखूँगा आपके सामने। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब भी बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फर्म का नाम, फर्म्स नेम। सबसे पहले क्या आएगा? फर्म्स नेम। फर्म का नाम क्या है वो आएगा, ठीक है। फिर फर्म्स नेचर, फर्म किस तरीके के काम करती है, फर्म गुड्स में बिजनेस करती है, डील करती है, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फर्म का काम क्या है मेन, यहाँ पर ही आएगा। फिर आएगा पार्टनर्स नेम। पार्टनर्स कौन कौन है, उनकी पर्सनल डिटेल्स भी आएंगी। पर्सनल डिटेल्स, पार्टनर्स के नाम और उनकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स कहने का मतलब क्या है? उनका नाम के साथ साथ उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उनका एड्रेस, उनके फादर्स नेम, स्पाउस नेम। तो बहुत सारी बातें उनके पार्टनर्स के, उनके क्वालिफ़िकेशंस, ये सारी बातें आएंगी पार्टनर्स के लिए, ठीक है जी। फिर आएगा पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखी है, पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर ने पैसा लगा रखा है वो, उसके बारे में लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। फिर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर ने फर्म में पैसा लगा रखा है तो उसको ये राइट है कि अगर वो आपस में ये निर्णय करते हैं तो, अगर राइट कब बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? जब वो आपस में ये निश्चय कर लेते हैं, जब वो आपस में कहते हैं कि हम इंटरेस्ट देंगे, फर्म कहती है हम इंटरेस्ट देंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो फिर पार्टनरशिप उनको पे करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, देना है या नहीं देना। अगर देना है तो उसका रेट कितना होगा, नहीं देना तो लिखा हुआ ही नहीं है, सीधी सी बात है। कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर ड्राइंग कर सकता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद कई बार एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, अभी मैं टाइप्स पे भी बात करूँगा, धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाऊँगा। टाइप्स की बात करता हूँ मैं। कई टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर कई टाइप्स के होते हैं। तो अगर कोई पार्टनर है जो लगातार बिजनेस में वो काम कर रहा है, वो पार्टनरशिप को पूरा संभाल रहा है, वो एक्टिव पार्टनर है, तो आपस में ये निर्णय होता है कि भाई ये व्यक्ति ज़्यादा काम कर, ये पार्टनर यार ज़्यादा एफर्ट करता है, तो अगर हम बाहर से किसी को बुलाते
तो उसको सैलरी देते इस काम की, एक काम करते हम इसी को कुछ सैलरी देते। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, हम दोनों पार्टनर हैं, हमने क्या काम करा, आपने और मैंने, कि मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, हम बाहर से अकाउंटेंट बुलाते, अगर हम बाहर से अकाउंटेंट बुलाते तो क्या होता, मैं उसको सैलरी देते, हम दोनों सैलरी देते, तो फर्म को लॉस होता और वो सैलरी का बर्डन हम दोनों में आपस में वो बंटता, हम उसको बियर करते दोनों। अकाउंट्स की नॉलेज मुझे भी है तो अकाउंटिंग का काम मैं देख लेता हूँ। आपने कहा कि जब आपको अकाउंट्स आता है तो आप ही कर लो, मैंने कहा ठीक है, हमारे पैसे बच जाएंगे दोनों के। लेकिन मैंने कहा यार मैं अकाउंट्स बना दूँ और जो पैसा बचेगा, बेनिफिट जो होगा वो हम दोनों में बटेगा, काम मैं कर रहा हूँ, बेनिफिट दोनों को मिलेगा, ऐसे कैसे। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मुझे सैलरी दीजिए, उसकी रेमुनरेशन दीजिए, आप 12,000, हम मिल कर के 12,000 देते ना उसको अकाउंटेंट को, आप मुझे एक काम कराओ 8,000 ही देता हूँ। तो 8,000 रुपये दिए, 4,000 तो बच रहे ना, तो 2,000 रुपये आप हम दोनों बांट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बात हो गई। तो अगर कोई पार्टनर काम करता है और आपस में ये डिसाइडेड है, तो अगर उसको सैलरी देनी है तो कितनी देनी है ये भी लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद और क्या लिखा जाएगा इसमें, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिखा जाएगा, ठीक है। मेनली पार्टनरशिप डीड क्या है कि जो जो काम किया जाएगा, जो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, कोई पार्टनर फर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता। आ सकता है तभी आ सकता है जब सारे के सारे वो सहमत हो जाएंगे पार्टनर्स। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेनली लिखी जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो मेन जो चीज़ें हैं वो यही होती है, फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म का नेचर, मतलब फर्म क्या काम करेगी, पार्टनर्स, पार्टनर का नाम, उनकी पर्सनल डिटेल्स, पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, सैलरी किसी को कितनी दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे उन पे आते रहेंगे। तो अब मैं आपसे फाइनल बात करूँगा आज के लिए, पार्टनरशिप डीड बनाने का फ़ायदा क्या है। पार्टनरशिप डीड बनाने का फ़ायदा क्या है, सीधी सी बात है, जब सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है। और जब लिखा हुआ है तो हम उसके अनुसार ही काम करेंगे, उसके अनुसार करेंगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। होता क्या है, जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो आप आरओसी के पास जाते हैं, और आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। तो वहाँ पर जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं पार्टनरशिप का। तो वो आपसे मांगता है क्या, पार्टनरशिप डीड। क्या मांगता है आपसे, पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड मांगता है तो आपने सारी शर्तें लिखी हुई हैं, सारे काम लिखे हुए हैं कि हम ये काम करेंगे, हमारा बिजनेस ये है, पता ये है, सब कुछ, पार्टनर इतने हैं, पार्टनर के नाम ये है, ये क्वालिफाइड है क्योंकि एज भी है, अनसाउंड माइंड नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो वो क्वालिफाइड है, वो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख रखी हैं, पूरी शर्तें लिख रखी हैं, आपने ले जा करके दिखा दिया कि सर ये लीजिए, हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो जब वो सारी चीज़ें पढ़ करके, सब चीज़ें वेरीफाई करके और रजिस्टर्ड कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस लीगल है, सीधी सी बात है। तो पार्टनरशिप डीड बनाने का फ़ायदा क्या है, मेनली पहला तो आपस में मतभेद नहीं होंगे, आपके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे पार्टनर्स के बीच में कि आपने इतना ले लिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लिखा हुआ है तो उसके अनुसार सब चीज़ें होंगी। दूसरी बात, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी फॉलो होंगी, तो आप कानून के द्वारा भी काम करते रहेंगे। तो आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक।